तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करते हुए आ रहे थे, बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट में वाटर का मूवमेंट अप डायरेक्शन में कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एनसीईआरटी का पहला लाइन कहता है, वी लुक्ड एट हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड मूव इट इनटू द वास्कुलर टिश्यूज। हमने अभी तक ये जाना, अभी तक ये पढ़ा, अभी तक ये महसूस किया कि सॉइल से जो वाटर है प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे वास्कुलर टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। We now have to try and understand how this water is transported to various parts of the plant. अब हमें ये जानना है और ये समझना है कि हाउ दिस वाटर, ये जो वास्कुलर टिश्यूज़ तक पहुंचा हुआ जो पानी है, ये पानी प्लांट्स के फ़र्क पार्ट्स तक, वेरियस पार्ट्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज़ द वाटर मूवमेंट एक्टिव और इज स्टिल पैसिव? क्या वाटर मूवमेंट एक्टिव प्रक्रिया है या फिर पैसिव प्रक्रिया है? क्या ये एनर्जी की लागत से होता है या फिर बिना एनर्जी की लागत से ही ये वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट्स में? तो यही चीज़ कहता है कि एक्टिव प्रक्रिया है या फिर पैसिव प्रक्रिया है। सिंस द वाटर हैज़ टू बी मूव्ड अप अ स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर दिस? अब जो कि वाटर को प्लांट्स में स्टेम में जो है ऊपर की तरफ ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ना होता है, तो क्या इसके लिए एनर्जी लगता है? और अगर लगता है तो वो एनर्जी आता कहाँ से है? व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर दिस? इस मूवमेंट के लिए, वाटर के इस मूवमेंट के लिए वो एनर्जी आता कहाँ से है? तो 11.3.2.1 रूट प्रेशर और यहाँ पर दिया हुआ है 11.3.2.2 ट्रांसपिरेशन पुल। यही दो वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो इस प्रक्रिया के लिए ज़रूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं रूट प्रेशर के बारे में। पहले, एज वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वास्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स, वाटर फ्लोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। जैसा कि हमें मालूम है कि सॉइल से न केवल पानी आता है, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स द्वारा, साथ ही साथ आयंस भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और वाटर को एब्जॉर्ब करने से पहले तो आयंस ही एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आयंस को पहले एब्जॉर्ब क्यों किया जाता है? दरअसल जो रूट्स के सेल्स हैं, वो रूट के टिश्यूज, जैसे कि वास्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स के वास्कुलर टिश्यूज जाइलम में जब आयंस की संख्या बढ़ जाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर एनर्जी लगा कर जब उन्हें क्या किया जाता है, पहले सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है आयंस को, तो अब ये जो सेल्स हैं, यानी कि जाइलम के जो वास्कुलर टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, वो हाइपरटोनिक हो चुके हैं। हाइपरटोनिक यानी कि ज़्यादा साल्टी हो चुके हैं, यानी उनका वाटर पोटेंशियल घट चुका है। यानी कि जो सॉइल है, सॉइल में जो वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है अब जो है वास्कुलर टिश्यूज़ में मौजूद वाटर पोटेंशियल की तुलना में। हमने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से समझा था कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है और हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि जो है कंसंट्रेशन है साल्ट्स का, वो वास्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम में बढ़ चुका है। पहले आयंस इसीलिए एब्जॉर्ब ही किया जाता है ताकि डायलम टिश्यूज के सेल्स में जो है साल्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी कि आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी कि जो है वाटर पोटेंशियल घट जाए। तो जब वाटर पोटेंशियल घट जाता है और इस कदर घट जाता है कि सॉइल के वाटर पोटेंशियल की तुलना में कम हो जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा वाटर पोटेंशियल जिस तरफ हायर है, उस तरफ से जिस तरफ हायर लोअर वाटर पोटेंशियल है, उसी तरफ पानी फ्लो करता है। तो जाहिर सी बात है, सॉइल से पानी किधर फ्लो करेगा? इन वास्कुलर टिश्यूज में फ्लो करेगा। तो लॉजिक यही है कि पहले जो जाइलम
वेसल्स हैं या फिर जो क्या कहा जाए कि जो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं उन्हें पहले हाइपरटोनिक बनाया जाता है, साल्टी बनाया जाता है, उनका वाटर पोटेंशियल घटाया जाता है ताकि जो सॉइल नामक जो रिजर्वायर है वाटर का, उससे पानी को एब्जॉर्ब कराया जा सके, फ्लो कराया जा सके। और ये होता क्यों है? जैसे कि हमने जाना कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है वास्कुलर टिश्यूज़ का। किसके तुलना में? सॉइल में मौजूद पानी की तुलना में। तो एक प्रेशर डिफरेंस तो मौजूद, एक प्रेशर डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक प्रेशर डिफरेंस तो पैदा तो हुआ। तो ये जो प्रेशर होता है जाइलम के अंदर होता है, ठीक है, इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। जाइलम के अंदर प्रेशर बढ़ता है ऐसा होने से, और ये एक पॉजिटिव किस्म का प्रेशर होता है और इसी को तो रूट प्रेशर कहा जाता है। अभी जो रूट प्रेशर होता है कैन बी यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। ये जो रूट प्रेशर होता है, ये रूट प्रेशर स्टेम में छोटे छोटे हाइट्स तक वाटर को पुश करने में मददगार साबित होता है। हाउ कैन वी सी दैट रूट प्रेशर एग्जिस्ट्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ये जान सकते हैं कि रूट प्रेशर होता है, क्या हम महसूस कर सकते हैं कि रूट प्रेशर होता है? हम कैसे जानेंगे कि रूट प्रेशर है भी या फिर नहीं है? सिर्फ थ्योरी बनाकर लिख ही दिया गया है या फिर प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करता है रूट प्रेशर, हम कैसे जानेंगे? तो एनसीईआरटी कहता है चूज अ स्मॉल सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट। आप एक सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट को चूज करिए, लीजिए ऑन अ डे, और दिन के दौरान लीजिए, व्हेन देयर इज ए प्लेंटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, जब क्या हो एटमॉस्फेयर में नमी पाई जाए, यानी कि जो हवा है वो नम हो, नमी पाई जाए, जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाए हवा में, तब आप क्या करिए, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करिए। कट द स्टेम ओरिजेंटली नियर द बेस विथ अ शार्प ब्लेड। अब आपको करना क्या है कि जो स्टेम है उस स्टेम को कट कर देना है। कहाँ से कट कर देना है? जितना हो सके रूट के नज़दीक से कट करना है, यानी कि बेस से कट कर देना है, ओरिजेंटली कट कर देना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, और दिन में भी कब? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखेंगे यू विल सून सी ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ओज आउट ऑफ द कट स्टेम। आप बहुत जल्द देखेंगे और पाएंगे कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के जो ड्रॉप्स हैं वो कट स्टेम पर मौजूद हैं, ऊज कर रहे हैं, निकल रहे हैं, बुज्जे की तरह निकल रहे हैं। दिस कम्स आउट ड्यू टू द पॉजिटिव रूट प्रेशर। ये दरअसल पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से ही निकल रहे होते हैं। तो इस तरह से आप रूट प्रेशर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं प्लांट्स में। If you fix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, you can actually collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of the exudates. अगर अब आप क्या करें, उस कट स्टेम में क्या कर दें, एक रबर ट्यूब ले जाकर फिक्स कर दें, तो उसमें क्या होगा, जो एक्सुडेट्स हैं, जो निकल रहे सॉल्यूशन के ड्रॉप्स हैं, वो जमा होते जाएंगे, और आप इस तरह से कितना एक्सुडेट जमा हुआ कितने टाइम में, इस चीज़ को आप देखकर रेट ऑफ एक्सुडेशन भी पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किस रेट से एक्सुडेशन हो रहा है इस चीज़ को भी आप जान सकते हैं। और जो कि आपने कलेक्ट किया है, और क्या कलेक्ट किया है, एक्सुडेट को किया है, तो आप उसके कंपोजिशन पर भी स्टडी कर सकते हैं, क्या है इसमें, क्या आयंस हैं, क्या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में भी आप उसके ताल्लुक से जान सकते हैं। Effects of root pressure is also observable at night and early morning when evaporation is low. जो रूट प्रेशर का असर होता है वो मुख्यतया नाइट के दौरान और अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह सवेरे ही आप देख सकते हैं, जब इवापोरेशन जो है लो हो। जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, तो जो पानी आ रहा है वो रूट प्रेशर की वजह से नहीं आ रहा है, बल्कि वो ट्रांसपिरेशन की वजह से आ रहा है। तो आपको कैसे जान पाएंगे कि ये रूट प्रेशर है कि नहीं है? तो आपको रूट प्रेशर की वजह से ही पानी आते देखना है। अगर आपको रूट प्रेशर ही देखना है तो आपको सुबह सवेरे या फिर रात के दौरान इस एक्सपेरिमेंट को करना होगा। जब क्या हो, इवापोरेशन कम हो।
एक्सेज वाटर कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड द स्पेशल ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स। तो जो ग्रासेज होते हैं, घास होता है, घास के जो पत्ते होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, उन ब्लेड्स के टिप पर, नियर द टिप के नज़दीक ओपनिंग्स पाई जाती हैं। किन चीज़ की ओपनिंग्स पाई जाती हैं? वेन्स की। जैसा कि हमने पढ़ा था, एक होता है पैरेलल वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन। उनमें हमने वेन्स का अरेंजमेंट देखा था लीव्स में, एनाटॉमी में हमने पढ़ा था, प्लांट एनाटॉमी में। तो प्लांट एनाटॉमी नहीं, मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, एक्सटर्नल जो कि वो है। बहरहाल आप इतना जानिए कि जो वेन्स होते हैं, जो लिक्विड्स को कैरी करने वाले, जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह से इंसान में वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स, उसी तरह इनमें वेन्स होते हैं। तो वेन्स जो होते हैं लीव्स के टिप्स पे पहुँचते पहुँचते उसके नज़दीक उनकी कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जहाँ से वो बाहर ओपन होते हैं। हाँ, वही ओपनिंग्स के नज़दीक ही जो है वाटर क्या होता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जमा आप पाएंगे। अगर आप रूट प्रेशर के इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, कब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, कब? नाइट के दौरान या फिर अर्ली मॉर्निंग में। तो आप वही जो टिप है लीफ का, उसके नज़दीक वेन्स की ओपनिंग के पास आप वाटर को लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अरेंज होता, जमा होता पाएंगे। और ऐसा एक्चुअली आप हर्बेशियस प्लांट्स में पाएंगे। हर्बेशियस प्लांट्स के लीव्स में आप इस चीज़ को देख पाएंगे। हर्बेशियस के माने जैसे ग्रास हो गया, जैसे कि ग्रामीणी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आप व्हीट को ले लीजिए, राइस को ले लीजिए, ये सब क्या हैं? हर्बेशियस हैं। तो इनके पत्तों के टिप्स के नज़दीक जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते नज़र आएंगे। सच वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज इज़ नोन एज गटेशन। तो वाटर जो है प्लांट से व्यापर फेज में भी निकल रहा होता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, और इस तरह से रूट प्रेशर की वजह से नाइट और अर्ली मॉर्निंग में लिक्विड फेज़ में वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी निकल रहा होता है। तो जब वाटर लिक्विड फेज़ में इस तरह वाटर ड्रॉपलेट के रूप में निकलता है, तो वाटर इस तरीके के होने वाले वाटर लॉस को ही, प्लांट से इस तरीके के होने वाले लिक्विड फेज़ में होने वाले वाटर लॉस को ही क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। एनसीईआरटी ये कहता है। अब आपको इसे अंडरलाइन करना है, वाटर लॉस, लिक्विड फेज, गटेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड अ मोडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। रूट प्रेशर के इतने गुण हमने जानने के बाद अब एनसीईआरटी कहता है कि रूट प्रेशर सिर्फ एक मॉडरेट किस्म का पुश ही देता है वाटर ट्रांसपोर्ट में, कोई बहुत मुख्य बड़ा रोल नहीं प्ले करता। कैसे? दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट ऑफ टॉल ट्रीज, क्योंकि ये छोटे हाइट तक ही, सिर्फ कम हाइट तक ही वाटर को पुश करा पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लंबे ट्रीज़ हैं, टॉल ट्रीज़ हैं, उनमें इनका कोई बड़ा योगदान नहीं है उनमें वाटर को मूवमेंट कराने का। तो इनका योगदान किस चीज़ में होता है आखिरकार? द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर में बी टू रीस्टैब्लिश द कंटिन्यूस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम which often break under the enormous tensions created by transpiration। तो इस लाइन को समझने से पहले हम समझेंगे, जैसा कि सपोज़ आप जूस पी रहे हैं। आप जूस कैसे पी रहे हैं? एक पाइप के ज़रिए से, एक जो स्ट्रा है, स्ट्रा के ज़रिए से आप चूस रहे हैं। आप कभी कभार क्या पाएंगे कि जो पाइप में जो जूस है, उसके बीच में एयर गैप मौजूद हो जाता है। कभी कभार जो जूस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दूर दूर हो जाते हैं और उनमें गैप मौजूद हो जाता है एयर का। तो जब एयर गैप हो जाता है तो आपको दिक्कत होने लगता है तानने में। तो वही चीज़ कहता है कि जब ट्रांसपिरेशन जैसे स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स, जो टेंशन लगाते हैं, जो फोर्स लगाते हैं वाटर को लंबे ट्रीज़ में तानने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए, उसके दौरान कभी कभार टेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो वाटर कॉलम्स हैं, जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरह से ये एक दूसरे से क्या कहते हैं, अटैच होकर ऊपर तक एक लंबा चेन बनाए होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का एक लंबा चेन बना हुआ होता है जाइलम में, वास्कुलर टिश्यूज़ में, ऊपर तक। लेकिन कभी कभार ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, ट्रांसपिरेशनल टेंशन की वजह से ये टूट जाता है, बीच में एयर गैप्स मौजूद हो जाते हैं
और पानी को तानने में दिक्कत होने लगता है। तो यही चीज़ तो कह रहा है कि जो रूट प्रेशर होता है, जो कि पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये सबसे बड़ा योगदान ही यही करता है कि ये दोबारा उन वाटर मॉलिक्यूल्स को पुश कर नीचे से पुश कर उन्हें जोड़ने में मदद करता है, ताकि वो फिर से एक परफेक्ट कॉलम बनाकर ऊपर बढ़ सकें, ऊपर की तरफ इस तरह से वास्कुलर टिश्यूज़ में कंटिन्यूसली बढ़ सकें। उनमें जो गैप मौजूद हुआ है, उनका जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो चेन था कंटिन्यूस, जो कि टूटा है, वो फिर से कंटिन्यूस चेन बन पाए। तो रूट प्रेशर इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। रूट प्रेशर, अब इसके बाद में कहा जाता है रूट प्रेशर डज नॉट अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, मोस्ट प्लांट्स मीट देयर नीड बाय ट्रांसपिरेटरी पुल। जो रूट प्रेशर है वो ज़्यादा योगदान नहीं प्ले करता किस चीज़ में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में। कहाँ? प्लांट्स में। तो कौन प्ले करता है? तो ट्रांसपिरेटरी पुल है जो कि ज़्यादा योगदान देता है वाटर को मूव कराने में प्लांट्स में। तो वही चीज़ के बारे में एनसीईआरटी कहता है 11.3.2.2 में ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में हमें सिखाता है। तो ये क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, चलिए देखते हैं। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ अ हार्ट और अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स, the upward flow of water through the xylem in plants can achieve fairly high rates up to 15 meters per hour। ये बात सच है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों में ना तो हार्ट पाया जाता है, जिस तरह से हार्ट इंसान में होता है, एनिमल्स में होता है, ब्लड को पंप कराने के लिए, शरीर भर में सर्कुलेट कराने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उस तरीके का हार्ट या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स में, पौधों में नहीं पाया जाता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स कैन अचीव फेयरली हाई रेट्स। जाइलम के थ्रू जो पानी चढ़ता है प्लांट्स में, वो फिर भी 15 मीटर्स पर आवर, 1 घंटे में 15 मीटर्स की रफ्तार से वो चढ़ता है। इतना हाई उसका रेट हो जाता है। हाउ इज़ दिस मूवमेंट अकम्प्लिश्ड? ये मूवमेंट प्लांट में आता कैसे है? A long standing question is whether water is pushed or pulled through the plant। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या पानी को प्लांट्स में ताना जाता है या फिर ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। तो मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट द वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट एंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। तो प्राय जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि जो प्लांट में जो पानी है वो पानी ताना जाता है और उसके लिए जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो ट्रांसपिरेशन देता है। लीव्स में जैसे कि ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया हो रहा होता है, तो लीव्स में होने वाला ट्रांसपिरेशन की वजह से ही उन्हें ज़रूरत भर की ड्राइविंग फोर्स मिल पाता है पानी को तानने के लिए प्लांट्स में। दिस इज रेफर्ड टू एज द कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और इस तरीके से ट्रांसपिरेशन की वजह से, लीव्स में होने वाले ट्रांसपिरेशन की वजह से ही पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो पाता है, पुल हो पाता है। इस चीज़ को बताने वाले वाटर ट्रांसपोर्ट के मॉडल को, थ्योरी को ही क्या कहा गया है? कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल कहा गया है। बट व्हाट जनरेट्स दिस ट्रांसपिरेशन पुल? लेकिन इस ट्रांसपिरेशन पुल को जनरेट कौन करता है? इस पुल को, इस फोर्स को, इस ट्रांसपिरेशनल पुल को, इस ट्रांसपिरेशनल फोर्स को जनरेट कौन करता है? कैसे ये जनरेट होता है? तो आपको इस चीज़ को समझने से पहले इस चीज़ को समझना होगा कि वाटर इज़ ट्रांजिएंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में पानी स्थिर नहीं होता है, ट्रांजिएंट होता है, ये चेंज करता रहता है। अब कैसे करता है देखिए। लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव्स इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किया गया हुआ जो पानी है उसका सिर्फ 1% से भी कम ही पानी सिर्फ होता है जो कि फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ में इस्तेमाल हो पाता है। यानी कि बाकी जो 99% से ज़्यादा पानी है जो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था, वो सारा जो है फिर से लॉस हो जाता है, फिर से उसे प्लांट बाहर निकाल देता है। और ये किस रास्ते से होता है? मोस्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। ये प्राय लीव्स के स्टोमाटा
नाम के ओपनिंग द्वारा अक्सर पानी को निकाला जाता है। और इस तरह से वाटर का जो लॉस होता है, पानी को निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। You have studied transpiration in earlier class by enclosing a healthy plant in polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag. आपने ट्रांसपीरेशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा अपने अगले क्लासेज में, छोटे क्लासेज में, जिसमें आप क्या करते थे कि पॉलीथीन का बैग लेते थे और उसे जो है किसी एक हेल्दी प्लांट को ढकने में इस्तेमाल करते थे। यानी कि उस पॉलीथीन बैग से आप उस हेल्दी प्लांट को ढक देते थे। कुछ समय बाद आप जब देखते थे तो उस पॉलीथीन बैग पर आप जगह जगह पर वाटर का ड्रॉपलेट्स पाते थे। तो ये चीज़ कर आपने ट्रांसपीरेशन को महसूस किया था, पढ़ा था अर्लियर क्लासेज में। यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम अ लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हिच टर्न्स कलर ऑन ऑब्जर्विंग वाटर। आप ट्रांसपीरेशन को कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का इस्तेमाल कर भी जो है जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जब आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लीफ पर रखेंगे तो कुछ वक्त बाद वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। कोबाल्ट क्लोराइड कलर चेंज तब करता है जब वो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जाहिर सी बात है, लीफ से पानी निकला होगा तभी तो उसका कलर चेंज हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रांसपीरेशन हुआ है, इस चीज़ को आप महसूस कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।